नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी चर्चा करने वाले हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस वाला टॉपिक है। इनफैक्ट मैं कह सकता हूं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में, जो हमारी एक पॉलिसी है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसके ऊपर एक चर्चा करेंगे। आप यहां पे आर्टिकल देख सकते हो, व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सो हम लोग एक व्यापक विश्लेषण करने वाले हैं इंडियन पॉलिसी जो है एक्ट ईस्ट, उसके बारे में। तो अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल आया, ये आर्टिकल लिखा किसने? संजय बारू। आई होप पीपल आर अवेयर अबाउट संजय बारू। उन्होंने एक फेमस किताब भी लिखी है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, विच इज बेस्ड ऑन मनमोहन सिंह। इनफैक्ट दिस हैज बिकम अ मूवी ऑल्सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उस मूवी में अनुपम खेर ने अदा किया है रोल मनमोहन सिंह का, राइट? सो संजय बारू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉमेंटेटर। अगर हम लोग बात करें संजय बारू की पहली बिलीफ, अगर उनकी ऑब्जर्वेशन साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर क्या थी इन जनरल, अगर हम लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करें, पहले वो कह चुके हैं कि इंडिया की जो सक्सेसफुल एस्पेक्ट है फॉरेन पॉलिसी की, वो साउथ ईस्ट एशिया जरूर रही है, बिकॉज लुक ईस्ट पॉलिसी हैज गेन्ड सक्सेस बट इट हैज ऑल्सो बीन नेग्लेक्टेड। संजय बारू ने पहले भी हाईलाइट किया हुआ है कि जहां पे हम लोगों का सक्सेसफुल एस्पेक्ट है साउथ ईस्ट एशिया, वहां पे हम लोगों ने काफी कम डिप्लोमेट्स रखे हैं इन कंपैरिजन टू यूरोप एंड अमेरिका। सो ही सेज अपॉइंट मोर एंड मोर डिप्लोमेट्स इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। ये वो पहले कह चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं यहां पे उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की है विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी @RahulSai222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन वीकेंड्स। इसके अलावा if you are civil services aspirant, there is a good news for you. It's a golden opportunity for you to prepare from your home safely with our smart course for the civil services examination. Just go to the details that are given here and avail these services. चलिए बात करते हैं कि why we are discussing about this Act East right now. हम जानते हैं कि कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल ही quoted a controversy. उन्होंने सेंटर से अपील किया था टू कैंसल ऑल फ्लाइट्स फ्रॉम सिंगापुर, जहां पे उन्होंने उल्लेख किया था एक सिंगापुर के नए वायरस स्ट्रेन के बारे में। उन्होंने कहा कि दिस स्ट्रेन इज वेरी डेंजरस फॉर किड्स। अब जैसे ये स्टेटमेंट आया, उसके बाद इट बिकेम सम सॉर्ट ऑफ अ कंट्रोवर्सी। इनफैक्ट इस स्टेटमेंट का खंडन किया सिंगापुर ने, सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर ने, एंड इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वहां से भी एक स्टेटमेंट आया। देखिए, इनफैक्ट सिंगापुर सेड देयर इज नो ट्रूथ टू केजरीवाल्स न्यू वेरिएंट क्लेम। इनफैक्ट दे इवन थ्रेटन्ड टू सू केजरीवाल। इसके अलावा इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का भी एक स्टेटमेंट आया सिंगापुर वेरिएंट रो के ऊपर। एस जयशंकर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल डज नॉट स्पीक फॉर इंडिया। सो इट इज नॉट द बिलीफ ऑफ इंडिया, और इंडियन पॉलिसी ऐसी नहीं है कि हम लोग सिंगापुर वेरिएंट के बारे में बात करें, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब इस चीज से हमारा फोकस वापस आ चुका है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ऊपर, क्योंकि सिंगापुर इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आसियान, एंड आसियान is the linchpin or the center point of India's Act East policy. लेकिन इस चीज की हम लोग एक विश्लेषण करने से पहले लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट इन जनरल हिस्ट्री ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। देखिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये शुरू हुई थी विथ मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि मोदी का जो फर्स्ट टर्म था 2014 में, उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग बात करें, इट वाज लुक ईस्ट पॉलिसी, जो यहां पे मैंने शॉर्ट में लिखा है LEP। इट इज लुक ईस्ट पॉलिसी। और यहां पे मैंने दो लुक ईस्ट पॉलिसीज बताई, लुक ईस्ट पॉलिसी फेज 1, लुक ईस्ट पॉलिसी फेज 2। जो पहला फेज था, इट केम इन 1992 अंडर द PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, एंड द सेकेंड इट केम अंडर द NDA गवर्नमेंट आफ्टर 2002 के आसपास, राइट? सो रिमेंबर दैट द लुक ईस्ट पॉलिसी इट फोकस्ड ऑन साउथ ईस्ट एशिया। तो हमें एक ट्रांजिशन समझना बहुत जरूरी है कि लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट तक हम लोग कैसे पहुंचे। देखिए, लुक ईस्ट पॉलिसी में हमारा फोकस था ऑब्वियसली साउथ ईस्ट एशिया, जहां पे SEA जो लिखा हुआ है, इट स्टैंड्स फॉर साउथ ईस्ट एशिया। और हमारा पहला फोकस था केवल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ऊपर। यस, लुक ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य क्या था कि डेवलप करें हम नॉर्थ ईस्ट को और फोकस करें केवल आसियान रीजन के ऊपर। वहां पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस था। हमारा फोकस था फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हम लोग कैसे साइन करें साउथ ईस्ट एशिया के साथ, और ये मोर और लेस अचीव भी हुआ था। ऑलमोस्ट एक डेकेड बाद जब NDA सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी का गवर्नमेंट था यहां पे, उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी फेज 2 लाई। मतलब यहां पे इसको एक्सपैंड किया। पहले हमारा फोकस केवल साउथ ईस्ट एशिया पे था, उसके बाद हम लोगों ने अपना फोकस बढ़ाया ईस्ट एशिया के ऊपर, यानी कि एक्सटेंडेड ईस्ट एशिया। वी फोकस्ड ऑन जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड
एंड द अदर एरियाज ऑफ पैसिफिक, राइट। उसके अलावा हम लोग केवल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे, हम लोग अब फोकस कर रहे थे ऑन वाइडर इश्यूज। इकोनॉमी तो एक बिल्कुल है ही है, बट सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर ही फोकस है, मोस्टली काउंटर टेररिज्म एंड अदर स्ट्रेटेजिक इश्यूज, राइट। सो slowly and steadily from 1992 we have continuously expanded the domain of look east policy, and in 2014 the Modi administration it changed the nomenclature also। पहले look east policy थी, अब इसको नाम बदल दिया गया, act east policy हुई। अब इसका भी डोमेन स्प्रेड किया गया, यानी कि जो हम पहले साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बात करते थे, आसियान के बारे में बात करते थे, नाउ वी टॉक अबाउट एंटायर इंडो पैसिफिक region। We focus on economic cooperation, agreed, but we focus now on strategic cooperation, we focus on infrastructure, we focus on connectivity, how to connect this particular region, and ultimately on cultural connect। So I hope कि एस्पिरेंट्स को, व्यूअर्स को ये क्लियर हो चुका है कि लुक ईस्ट से हम लोग एक्ट ईस्ट तक कैसे पहुंचे। अब अगर हम लोग बात करें एक्ट ईस्ट पॉलिसी की फ्रॉम 2014, इफ वी टॉक अबाउट द मोदी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मोदी सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी हैज फेयर्ड। Now, to a large extent, if we look at Baru's observation, संजय बारू ने ऑब्जर्व किया है challenges to Indian Act East policy। वो कहते हैं कि अगर हम लोग एक्ट ईस्ट के बारे में देखें, 3 मेजर चैलेंजेस रहे हैं, स्पेशली अंडर दी मोदी 1 एंड मोदी 2 एडमिनिस्ट्रेशन। पहला तो है असर्टिव एंड राइजिंग चाइना। ऑब्वियसली देखिए, चाइना की रिलेशन अगर हम लोग बात करें विद द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड ऑल्सो द एक्सटेंडेड नेबरहुड, they have issues in South China Sea with almost all the ASEAN countries, right, barring a few। They have issues with Japan, they have issues with Australia also। तो इसका मतलब क्या है, they are being very assertive and they are rising। लेकिन अगर हम लोग बात करें, चाइना फिर भी एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन क्यों बना हुआ है, क्योंकि चाइना इज ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमी, चाइना का क्लाउड बहुत ज्यादा है। इट इज वेरी आयरॉनिकल कि इन देशों के साथ, स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ चाइना की मैरिटाइम इश्यूज चल रही है, लेकिन इन्हीं देशों के साथ चाइना का सबसे ज्यादा ट्रेड भी है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें तो यहां पे एक एथनिक कनेक्ट भी बन जाता है, स्पेशली एथनिक कनेक्ट ऑफ द चाइनीज डिसेंट और एथनिक कनेक्ट ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन ऑल्सो हम लोग कह सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें, देखिए कोविड-19 पैंडेमिक जब से आया तब से सबका बिलीफ सिस्टम ये था कि चाइना के ऊपर ब्लेम किया जा रहा था, राइट। चाइना आर्ग्यूबली, फ्रॉम वेयर डिड द वायरस कम, एवरीबॉडी इज पॉइंटिंग फिंगर्स टुवर्ड्स चाइना। सो एवरीबॉडी थॉट दैट द रिलेशंस of the Southeast Asian countries would sour with China, but what has happened actually, अगर आप देखें यहाँ पे what COVID-19 reveals about China Southeast Asia relations, you see here that the management of coronavirus crisis, especially by the Chinese, has demonstrated that there is a regional tendency to be more and more loyal towards China, to the point of endangering their own lives in Southeast Asia also, because Southeast Asia में जो ethnic connect है with China, उसकी वजह से they are becoming more and more loyal, they are becoming more and more dependent। In fact, in many countries of this Southeast Asian region, Chinese vaccine has been very very prominent। अब इसके अलावा अगर हम लोग सेकेंड फैक्टर बात करें, देखिए एक तरफ चाइना की ग्रोथ हो रही है, दूसरी तरफ इंडिया की अंडर परफॉर्मेंस हो रही है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। This we have to agree, especially since 2016 India is going downhill, and with respect to the COVID-19 handling, अभी तो mismanagement की खबरें आ रही है, economic downturn is still happening, and India has not remained very very attractive when you talk about the money matters। Because of this, the Act East policy is being hampered continuously। अब इस चीज की वजह से अगर आप देखें, जिन देशों के प्रॉब्लम चल रहे हैं चाइना के साथ, वो तब भी चाइना के साथ डील कर रहे हैं, इंडिया को वो उतना अट्रैक्टिव नहीं मान रहे। अब इस बीच में अगर हम लोग जोड़ दें, जो रिसेंट वाली न्यूज थी, इंडिया ने कहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब इससे भी इंडिया हैज बिकम रादर अनअट्रैक्टिव, और आई वुड से अ लिटिल ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक मैटर्स। अब इसके अलावा देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन आसियान। अब इस चीज को अगर हम लोग कनेक्ट करें इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ, स्पेशली ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज को लेकर, देखिए दिस डाइवर्सिटी इन आसियान, इट इज हैम्परिंग इंडियाज रोल इन साउथ ईस्ट एशिया एंड इवन इन ईस्ट एशिया। अब हम लोग जानते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी जो लिंचपिन है, जो की है, वो है आसियान। सेंटर में आसियान ही रहेगा, वहां से हम लोग जो हब एंड स्पोक मॉडल बात करते हैं, तो टू डेवलप नॉर्थ ईस्ट वी हैव कनेक्टेड टू आसियान, फ्रॉम आसियान वी रीच टू द अदर ईस्ट एशियन कंट्रीज, राइट। बट इफ वी लुक एट आसियान एंड इफ वी लुक एट द पॉपुलेशन प्रोफाइल ऑफ आसियान, देखिए आसियान में बहुत सारे कंट्रीज जो बुद्धिस्ट है, जैसे कि म्यांमार, it is majoritarian Buddhist, Thailand majoritarian Buddhist, if you talk about Laos majoritarian Buddhist,
Vietnam has Buddhist population, but Vietnam is a mixed country rather, but Cambodia has Buddhist population. But if you talk about the other countries में Malaysia, Muslim majority, Singapore, huge Muslim population, Brunei, Muslim majority, Indonesia, Muslim majority. So there is a lot of diversity, and in India, if you look at especially in last couple of years, we have seen many issues that have cropped up with respect to the treatment of minorities, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया या फिर आर्टिकल 370 अब्रोगेशन हो गया. बहुत सी चीजों के ऊपर लोगों ने टिप्पणी की है. इनफैक्ट मलेशिया हैज कमेंटेड ओवर आर्टिकल 370 एंड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑल्सो. दिस इज हैम्परिंग India's handling of these ASEAN countries. Yes, there is one country, Philippines, which is Catholic, so very very diverse एरिया ASEAN, जिसकी वजह से हम लोगों को काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही है. सो अल्टीमेटली व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स? द इंपैक्ट ऑफ ऑल दीज चैलेंजेस, स्पेशली इंडिया फेलिंग टू राइज अप टू दीज चैलेंजेस, क्या हो रहा है कि हमारी जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन है विद ASEAN एंड अदर ईस्ट एशियन कंट्रीज, इट इज गोइंग डाउन. हमारी जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, दैट इज ऑल्सो गोइंग डाउन. ऑल्दो अगर हम लोग डिप्लोमेटिक लेवल पे देखें, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस काफी अच्छे हैं, लेकिन only diplomacy is not a solution. We need to focus on business because economy is very very important. We need to focus on people to people interaction होगा, तब जाके हमारे relations और भी अच्छे होंगे और भी refine होंगे. So this is the observation of Sanjay Baru, that what is going wrong with India's Act East policy. China is continuously challenging India with respect to Act East also. India's own economic performance has not been very attractive for these ASEAN countries. And in last few years, if we look at India and domestic politics, there is a lot of talk of sectarianism, communal violence, especially the treatment of minorities, जिसकी वजह से कुछ ASEAN countries, जहां पे मैं कह सकता हूं कि मुस्लिम मेजॉरिटी है, they are not very happy with India. That is why it's hampering the entire foreign policy, that is Act East policy. So what next? What is the way forward? Indian diplomacy, it needs to take a fresh look towards Act East policy, especially when it comes to the economic performance. India has to ensure कि हमारी economic performance बढ़े, it should go in positive. इसके अलावा जो हमारी politics है, उस politics का भी परिणाम रहा है. अगर हम लोग ध्यान दें Act East policy के ऊपर, केवल डिप्लोमेसी से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते. Yes, diplomats are doing very very good between India and ASEAN to maintain good relations between India and ASEAN. But is only diplomacy the answer? No. With diplomacy, what we need is good economic performance and very sound domestic policy. I would say rather mature domestic policy. अगर हम लोग ये maintain करें, so probably we can ensure that the Act East policy, which has actually seen downturn in last few years, can again be rejuvenated very very soon. Let's hope the government does this and it brings fruits to India through the success of Act East policy. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.